दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है आपकी अपनी महफ़िल राइज़ लॉन्ग में, जहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के पिछले साल के सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 1 है भारत में यूरोपियों का आगमन है, तो उससे रिलेटेड अभी हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पिछले साल के सवाल आए हैं उनसे हम उनकी पीवाईक्यू को देख रहे हैं। इसके बाद से हम यूपी के पीवाईक्यू मतलब उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा जितने एग्ज़ाम्स में पीवाईक्यू कराया जाता है हम उनको भी रिवीजन करेंगे। इसका कोई मतलब, इसका कोई पर्पस मोनेटाइज करना नहीं है, इसका कोई पर्पस कहीं कुछ यूज़ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस और अपना काम करने के लिए इसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे पहला है भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें पहला टॉपिक है पुर्तगाली। तो लिखते हैं कि 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया था? तो इसका उत्तर था कालीकट। हम साथ साथ ये साइड बाय साइड के भी सवाल देखते चलेंगे, ताकि फिर से ये न रहे कि स्क्रॉल करके हमको ऊपर आना पड़े नीचे जाना पड़े। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। वो एक एक्रोनिम्स होता है ना, पुत्र अड़ा डैड फंसा टाइप का, तो वो आप देख लेना, वही इसका एक्रोनिम्स हो सकता है। वो फिर है भारत पहले यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। तो पहले यूरोपीय पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली ही पहले वो यूरोपीय हैं जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। भारत में से किस समुद्र तट भारत में निम्नलिखित में से किस अच्छा वास्को डिगामा भारत में निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर उतरा था पहली बार? तो वो है कप्पाड़ समुद्र तट। ये आप याद रखना, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेसिक करंट अफेयर है, तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये हम सब ये जो उत्तर है ये हमने पहली बार देखा है। तो क्योंकि अभी तक मैं नहीं देखा था कहीं कि ये समुद्र के बारे में भी पूछ रहा है, तो इसको आप याद रखना। अगला सवाल है फिर डच से आया है। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से डच किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो डच किस वस्तु का? तो बेसिकली वो कपड़े का, जिसको टेक्सटाइल बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे टेक्सटाइल मतलब टाइल्स से मतलब उसका निकालते हैं, तो टेक्सटाइल का मतलब यहाँ कपड़े से रिलेटेड होता है, कोई फर्श और पत्थर वगैरह से नहीं। हम एक बार थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डच मूलतः हॉलैंड अथवा नीदरलैंड के निवासी थे, जो कि भारत में 1662 में आए थे। डच भारत से मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त वे मसालों, नील, कच्चे रेशम, अफीम व सोरा का भी व्यापार करते थे। डचों का व्यापार सहकारिता व्यवस्था पर आधारित था। बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की थी। 1759 में अंग्रेजों से हुए बेदरा के युद्ध में पराजित होने के बाद डचों का पतन हो गया। कह रहा भारत में 18वीं सदी के दौरान यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित निम्नलिखित आधार स्थानों का मिलान कीजिए। किस कि कौन कहाँ पर अपने एक तरीके से कोठी स्थापित की थी? तो पुर्तगाली पणजी में स्थापित किए थे, डच मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज़ मद्रास में, फ्रांसीसी पौंडीचेरी में। तो ये सवाल याद रखना, अक्सर मिलान करने को आ जाता है और हमारा तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या है, इसका उत्तर क्या है। इसमें से किसे भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ वो कौन सा क्षेत्र था? तो साउथ में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ। और पहला संघर्ष जो है कर्नाटक के युद्ध के नाम से, पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये यूरोपीय के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए हुआ था, अर्थात ये दक्षिण में हुआ था, तो इसलिए दक्षिण का ये पहला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी? तो दमन दीव भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी। पुदुचेरी में अभी भी अवशेष आपको मिलेंगे। चंद्रनगर के लिए लड़ाई हुई थी, आपको पता ही था। माहे अभी भी उसमें वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। मराठा साम्राज्य। अब मराठा देखिए, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो सभी को पता है कि रायगढ़ उनकी राजधानी थी।
अक्सर जो है कि उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होती है पुरंदर से लेकर के, पुरंदर को लेकर के। तो पुरंदर का उन्होंने वो पुरंदर किले को शायद उन्होंने जीता था, वैसा कुछ वहाँ किया नहीं था, रायगढ़ ही इनकी राजधानी थी और वहीं पर इनका राज्याभिषेक भी किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिव भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। तो आप ये याद रखना कि किसने कहा था, तो काशीराम राज पंडित ने बोला था कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी साबित हुआ। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये याद रखना सितंबर 1803 में लड़ी गई थी। रानी अहिल्याबाई कहाँ की शासिका थी? तो रानी अहिल्याबाई जो है कि इंदौर की शासिका थी। याद रखना ये, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर का अभी जो है कि कहीं मूर्ति लगाई गई है, तो ये हो सकता है सवाल आपको देखने को कहीं मिल जाए। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला था। तो उन धार्मिक व्यक्ति का था गुरु रामदास, नाम था इनका। नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता है? नाना साहब के रूप में बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाना साहब के रूप में बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ये फैक्ट आप लोग हमेशा याद रखना, अक्सर सवाल पूछा जाता है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट ही पूछे जाते हैं। बड़े एग्जामों में बड़े फैक्ट पूछे जा सकते हैं, हो सकता है उनके कामों को लेकर, हो सकता है उनके बाकी चीज़ों को लेकर कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन जब आप छोटे एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो उसमें फैक्ट बहुत छोटे छोटे ही रहते हैं। तो आप ये ना रहे कि अरे इतना छोटा फैक्ट तो हम जानते हैं, नहीं जानते हैं। यही सब आपको याद रखना, और ये मान के चलिएगा कि सवाल बहुत ज़्यादा बदलने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये वही सवाल हैं। और यहीं लोग गलती करते हैं, चीज़ें याद ही नहीं रहती, मिलता जुलता नाम दे देता है तो गांड फट के फलावर हो जाती है। मराठा राज्य के पहले पेशवा कौन थे? मराठा राज्य के पहले पेशवा कौन थे? तो मराठा राज्य के छत्रपति शिवाजी के जीजा थे। मराठा राज्य के पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ थे। उसके बाद से आते हैं बालाजी बाजीराव साहब। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से एक संधि की थी। संधि इतिहासकार रिचर्ड टेम्पलेट ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। तो ये याद रखना कि कभी आ सकता है रिचर्ड टेम्पलेट ने किस संधि को मराठा साम्राज्य की संधि की थी। तो टेम्पलेट को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था, तो वो थी रिचर्ड टेम्पल ने। और ये किसने किसने किया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से किया था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम सबको पता है कि जीजाबाई था उनकी माता का नाम। जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य निम्नलिखित में से जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि थी? तो वो थी पुरंदर की संधि थी। मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दाबीर नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो दाबीर जो है कि वो खुफिया जासूस हुआ करता था और जासूसी गतिविधियों का प्रभारी भी हुआ करता था। अब देखते हैं स्वतंत्र राज्य में, जिसमें मशहूर है निम्नलिखित में से किसने लिखा है फतहुल मुजाहिदीन? तो फतहुल मुजाहिदीन जिसने भी लिखा है वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के निर्देशक पर और संभवतः आंशिक रूप से टीपू ने के बोले हुए शब्दों को दर्ज करके जैनुल अब्दीन सुस्तरी, याद रखना, जैनुल अब्दीन सुस्तरी ने 1783 में सैन्य संगठन और रणनीति पर एक पुस्तिका फतहुल मुजाहिदीन शीर्षक से लिखी। यह सुनिश्चित डिवीज़न में सेना के नए संगठन की स्पष्ट छाप इस पुस्तक में नजर आती है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिन्होंने पहली बार सहायक संधि को प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो सबको पता है हैदराबाद के निज़ाम थे वो।
जैसे आप देखिएगा कि उसका एक्रोनिम्स लोग बनाते हैं तो HMT ऐसे कुछ करके है। तो ये याद रखना आप लोगों का काम हो जाएगा कि H से हैदराबाद है, M से मैसूर है, T से त्रावणकोर है, A से आंध्र प्रदेश शायद है या अवध है, जो भी है, और P से कुछ है, मुझे नहीं याद आ रहा है। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो जाहिर सी बात है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही वो मारा जाता है। और उसके बाद से वहाँ पर फिर से पुनः अड़यार के जो एक रत्ती भर का लौंडा रहता है उसको लाके फिर से बैठा दिया जाता है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किस शासक ने अंग्रेज़ों को हराया? तो ये सब जानते हैं कि ये हैदर अली था। हम देख लेते हैं कि इसके पहले और दूसरे तीसरे चौथे युद्ध का क्या परिणाम हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से लेकर 69 में मैसूर शासक हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था। और ये पहले हराने से ही मैसूर मद्रास की संधि हुई थी। 1769 से पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था। दूसरा आंग्ल मैसूर उसके बाद से 70 हो जाता है, फिर 70 के बाद से 80, 10 साल तक अंग्रेज हार के पटाए रहते हैं, फिर वापस आते हैं। तो वो 4 साल तक युद्ध चलता है। इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरे युद्ध के दौरान। और फिर तीसरा युद्ध 1790 से 92 में हुआ। ये टीपू सुल्तान की हार के साथ समाप्त हुआ। लेकिन फिर भी चौथा आंग्ल मैसूर टीपू इस युद्ध में बहादुरी से लड़े और 1799 में हार तथा उनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर वो टीपू का जो जज्मे वो एक लाइन है कि एक दिन शेर के साथ जीने से नहीं, 100 दिन वो कायर के साथ जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर जैसा जी, कुछ ऐसा है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान किसकी सहायता लिया था? तो अंग्रेजों से लड़ने से टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों की सहायता लिया था। मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मैसूर साम्राज्य के संस्थापक हैदर अली थे। यही है ना? हाँ वही है, अहमद शाह अब्दाली, हैदर अली, टीपू सुल्तान है उधर। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। तुम आप देख रहे हो, इतने छोटे छोटे फैक्ट पूछ रहा है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अब आ जाइए बंगाल में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, ये सभी जानते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी का स्वामित्व का जिम्मा दिया गया था? तो ये था पिट्स एक्ट 1784 के तहत जो है, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया था। यह अधिनियम दो महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों के सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिनियम का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। तो याद रखना कि ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया था। ये न रहे कि आप कुछ और भी लेके आ जाए कि नहीं ये भी होता है कि नहीं, वो पिट्स इंडिया एक्ट है। उस युद्ध का नाम बताएं जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। तो वही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो हैं, प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, उसी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश इंडियन कंपनी का एक निर्णायक जीत मिली। यह जीत नवाब की सेना के सेनानायक रहे मीर जाफ़र के दल बदल के कारण संभव हुई। इसमें बताया जाता है कि कई तो ये तो बिना युद्ध लड़े ही लोग जीत गए थे, क्योंकि वो कोई युद्ध नहीं था, सब साले मिले हुए थे। किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना? तो आप याद रखिए 1833 का एक्ट था। मतलब आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से फैक्ट पूछे जा रहे हैं। अब इस फैक्ट को लेकर के आप लोग पागल मत हो जाना कि अरे कहाँ से पूछे, मतलब कहाँ तैयार करें, क्यों तैयार करें। आप देखो अभी तक तो जो है कि बहुत बेसिक, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए बस जो मेन चीज़ें होनी चाहिए वो है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, ये होना चाहिए। तो 1833 के एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था।
बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। उसके बाद से सब आते हैं, अंग्रेजों के चट्टू बट्टू आते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ जुड़ गया था और बाद में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशर्स द्वारा हरा दिया गया था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। 1764 के बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को सामना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई, जिसमें 3 संयुक्त सेनाओं की हार हुई। इस युद्ध के फलस्वरूप भारत के शासन करने का मार्ग प्राप्त हो गया। अब जाहिर सी बात है, जो मेन शक्ति थी उसको हरा दिया अंग्रेजों ने, अब कोई बचा नहीं, तो अब जो बचा है उस पर शासन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल का पहला गवर्नर था? तो वारेन हेस्टिंग था पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़त के लिए जिम्मेदार थी? तो ब्रिटिश भारत के लिए बढ़त में जिम्मेदार थी बक्सर की लड़ाई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और यही वो युद्ध है जहाँ सिराजुद्दौला की हार होती है। अब देखते हैं पंजाब। पंजाब में आप जरा देखिए, सवाल कितने छोटे छोटे पूछे जाते हैं। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी ये। लेकिन देखो, आप जो है कि आपका हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पंजाब अमृतसर में है, तो ये सवाल आपको आसान दिखता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ये चारों राज्य आपको पंजाब के ही दे देते, तब क्या होता? तब आपकी हालत ख़राब हो जाती कि 1809, मान लीजिए 1810 लुधियाना दे दे, अमृतसर दे दे, और उसके बाद से कश्मीर की जगह कोई और वो पंजाब का ही राज्य दे दे, आगरा की जगह कोई और दे देना, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। कौन सी संधि हुई थी? याद रखना, अमृतसर की संधि हुई थी अप्रैल 1809 में। भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत एकबद्ध और स्वाधीन होने की योजना को लेकर आगे आया? तो वो था पंजाब था। अब भारत सरकार अधिनियम जरा हम देख लें कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है कि इसका क्या सवाल बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट या अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया गया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया गया था, यानी उसी में बोला गया था कि आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी, अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासी संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है, ये आप हमेशा याद रखना। ये सवाल आपसे कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा कि किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ था। मतलब पहली बार कुछ चुनावी प्रक्रिया जैसा कुछ हुआ था। तो भारत के चुनाव सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय परिषद अधिनियम 1892, याद रखना। इसी अधिनियम के तहत भारतीय परिषद के जो सदस्य थे उनसे वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अभी भी इनको काउंटर क्वेश्चन, वो जो बता दिए वही मान लीजिए, उसके बाद कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। विधानमंडलों की शक्तियाँ बहुत सीमित थी। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का, मतलब वही काउंटर क्वेश्चन पूछने का कोई इजाज़त नहीं थी। ये पहली बार कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था। ये बात है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को 2 श्रेणियों में, केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया? तो जाहिर सी बात है, वो ये सबको पता है, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इन लोगों का ना, आप लोग कुछ जो है कि समरी है तो उन समरी को याद रखना, बस बात खत्म हो जाएगी। ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत में द्वैत शासन की अवधारणा प्रथम बार किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की? तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, उसने शुरू किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी में द्वैत शासन के प्रतिपादक लियोनेल कार्टिस थे। ये सवाल आप लोग याद रखना कि द्वैत शासन को किसने प्रतिपादित किया था? तो लियोनेल कार्टिस थे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया था।
जिसे मार्लियामेंटो सुधार 1909 में पहली बार तो प्रस्तुत 1909 मार्लियामेंटो सुधार में किया गया था, लेकिन इसको 1919 में लागू किया गया था और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग नहीं है? तो केंद्र में द्वैध शासन का समापन तथा प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना 1935 का ऐसा नहीं है। द्विसदनी विधानमंडल इसकी ये सही है। राज्य की स्वायत्तता ये भी सही है। ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ ये भी सही है। 1919 का भारत सरकार का कानून 1919 का भारत सरकार का कानून प्रांतीय परिषद में चुनाव को अनुमति दिया गया था। 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। हम यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह शब्द किसने बोला था? तो यह शब्द बोला था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और इसी को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि एक ऐसा अधिनियम है जिसमें मतलब वो हैंडल ही नहीं, क्या बोला था उन्होंने, एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या बोला था? ऊपरी तौर पर देखा जाए तो लोकतंत्र दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इसमें कुछ भी नहीं है। अब औपनिवेशिक शासन और अर्थव्यवस्था, इसके मतलब अंग्रेजों के समय में अर्थव्यवस्था कैसी थी? ये अंग्रेज मतलब ये, अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से इस अर्थव्यवस्था के सवाल को टैकल करता है। अब इसमें जानते कुछ आ जाएंगे एकदम सोफिस्टिकेटेड, जो पिछले बार एग्जाम में टॉप किए हैं कि हमें ना ऐसे किया था वैसे किया था, तेरी बहन का। अब देखिए 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक पुस्तक लिखी, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ पर किसने लिखा है? तो ये सीधा सा सवाल है, सिंपल सा, कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उत्पन्न हुए थे? तो ये था भारी भारत में उन्नत हुए थे। जब जानते हर चीज़ पर प्रतिबंध लग गया था, तो भारतीयों ने भी कुछ कुछ विकसित करना शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने किया था, सूती वस्त्र उद्योग तो पहले से ही फल फूल रहे थे। भारी अभियांत्रिक मशीन, कोयला खदान, ये सब जो है कि हम अपना खुद के करने के लिए उन्नत किया है। क्योंकि अब जो कपड़े का जो मार्केट था उसको हम लोग उसमें हार रहे थे, तो इसलिए था कि भाई कपड़े तो चलेंगे नहीं, तो इसमें हम अब कुछ और नया करते हैं। ब्रिटिश भारत में तीनों प्रेसिडेंसी के शहर कौन कौन से थे? तो सभी को मालूम है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता है? भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार उन्हें कहा जाता है जो समृद्ध किसान थे। 1820 के अंतराल सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौते किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रैयतवारी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण कब से कब तक था? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण 1757 से लेकर 1813 तक था। क्यों 1813 तक माना जाता है? प्लासी के युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, सभी को पता है। इस चरण में कंपनी ने कम कीमत पर भारी माल भारत में माल तैयार किए, यूरोपीय देशों में निर्यात कर खूब लाभ कमाया। 1813 में कानून बनाकर भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जब तक कंपनी के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया तब तक वो सब लूट मचाते रहे थे, सीधी सी बात है। निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों को काटने का कौन सा कारण नहीं था? तो जंगलों को काटने का रॉयल नेवी के लिए जहाज़ों का निर्माण, जूट उगाने के लिए यूरोप के लोगों को साफ भूमि प्रदान करना, तो ये हो सकता है। रेलवे लाइन स्लीपर बनाना, क्या है, लेइंग डाउन रेलवे लाइन स्लीपर्स, तो ये भी सही हो सकता है। लोकोमोटिव को चलाना, अब लोकोमोटिव को चलाने के लिए जो है कि क्यों नहीं था भैया? यही कारण नहीं है। जंगलों को काटने का, क्योंकि ब्रिटिश काल में लोकोमोटिव चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता था, तो जो अधिकांशतः कोयला खदानों से प्राप्त होता था। अच्छा, जो हमें इंजन को चलाने के लिए जो कोयले चाहिए थे, तो वो पत्थर वाले कोयले से काम चल जाता था।
और बाकी जो है कि चीज़ों के लिए वो ज़मीन चाहिए थी, तो ज़मीन के लिए वो काटा गया था। भारतीय निर्धनता और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ। अच्छा, अर्न पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सी ऑप्शन इसका सही है। देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति कब काल में किस काल में लाई गई थी? तो 1858 और 1935 में। देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश संघ की समान संघ की नीति 1818 से 1858 से 1935 के मध्य लाई गई थी। 1858 ईस्वी के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों सीधे ब्रिटिश ताज के पास चला गया। इस प्रकार 1935 तक भारतीय राज्यों में संघ बनाने की बात हुई। 1853 में अंग्रेज़ों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ बनाया जहाँ पहली ट्रेन चली? बॉम्बे से ठाणे, ये सभी को पता है। 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे? तो बम्बई और कलकत्ता थे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास थे। ये सवाल देखो, पिछले सवाल का ही रिपीटेशन। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई आर्थिक स्थिति के प्रभाव का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्ती, ये सही बात है। ज़बरदस्ती गांव से लोग उठाए जा रहे थे। उस समय हमारे ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमको भी सब उठा ले गए, लेकिन उनकी माँ जो रुला रोई, उसके बाद से उनको आके ले आके वापस छोड़ा गया था। हमारे ग्रैंडफादर, मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रैंडफादर 110-12 साल से ज़्यादा जिए थे। तो ये मत आप लोग सोचना कि झूठ बोल रहा हूँ मैं। वो बताते हैं कि वो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, उनको वो सब याद है। जब वो कह रहे थे कि वो तब काफ़ी यंग थे। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास से अब सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं है? तो प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग का स्थापित होना, यही नहीं है। सभी निजी विद्यालयों को सहायता देना, ये था कि थोड़ा बहुत दिया जाएगा। हर ज़िले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोला जाना चाहिए, ये भी नहीं था। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, तो ये बात भी था। भारत की भावी शिक्षा के लिए 1853 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें 1854 में एक वृहद योजना तैयार की कर अपनी रिपोर्ट लॉर्ड डलहौजी को सौंपी गई, जिसे वुड्स का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये लाइन आप लोग हमेशा याद रखना, ये वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछ देते हैं। कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिम सीमा तथा पंजाब में एक एक शिक्षा विभाग का निर्माण करना था। तो ये लाइन भी याद रखना, अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है। सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना था, तो ये बात भी याद रखना। हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोला जाना था, ये भी सही था। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना था, ये भी सही बात था। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिले, ये बात का भी ध्यान रखा गया था। भारत की शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया, क्या ये बात हकीकत है? तो ये बात हकीकत है। वुड्स विज्ञप्ति 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये बात भी हकीकत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर नीचे पढ़ा था कि ये वुड्स डिस्पैच, ये वाला सवाल पढ़ा था कि ये वो मैग्ना कार्टा है, नीचे एक्सप्लेनेशन में देखा था। 1906 के प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम राज्य बड़ौदा था, तो ये बात भी हकीकत है। तो ये फैक्ट अभी पहली बार हमको मिला है, तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखना। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत टफ सवाल पूछ रहा है, तो एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर थोड़ा सा आप लोग और देख लेना डिटेल में। मदन मोहन मालवीय किस विद्यालय के संस्थापक थे? तो मदन मोहन मालवीय सभी को पता है कि बीएचयू के संस्थापक हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? तो एनी बेसेंट ने। ये साले सब एकदम परेशान करके रखते हैं, हर 2 मिनट 5 मिनट पे आते रहते हैं, झाड़ू पोछा इनकी माँ चुद। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इसके स्थापना संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान, ये सभी को पता है। मद्रास विश्वविद्यालय के साथ बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये आपने ऊपर देखा था कि वुड डिस्पैच के ही जो था उसी की रिपोर्ट पर इसको स्थापित किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल निम्नलिखित में से किसे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बिल पेश किया गया था? तो ये था कि जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बिल पेश किया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे। इनको भारत सेवा समाज की स्थापना 1905 में की थी, तो याद रखना। अब हम देखते हैं भारत में समाचार पत्रों का विकास क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सा हुआ था। तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ये बार बार कंफ्यूज करता है। तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था और यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। द हिंदू को किसने शुरुआत किया था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। बंगाल गजट को सभी को पता है, जेम्स अगस्टस सिक्की ने किया था। केसरी मराठा सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अब यंग इंडिया देखिए, अक्सर ये सवाल पूछता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। यदि दोनों ऑप्शन में रहेगा यंग इंडिया था कि न्यू इंडिया था, तो आपकी हालत ख़राब हो जाती थी। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक भी शायद पत्रिका या था क्या था, उसका भी शुरुआत किया था। वंदे मातरम समाचार समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ जो बिपिन चंद्र पाल ने किया था, याद रखना। ये इसलिए याद रखना है आपको कि विपिन चंद्र पाल ने किया था क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो राइट विंग की गवर्नमेंट है, तो राइट विंग की गवर्नमेंट में विपिन चंद्र पाल अहम रोल अदा करते हैं, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में पहला भारतीय पद्मात्मक कार्य किया है? क्या इसको बोलते हैं? हु ऑफ द फॉलोइंग रोड द फर्स्ट इंडियन पोएटिक, अच्छा पद्यात्मक, हाँ ठीक है, पद्यात्मक कार्य किया है अंग्रेजी में पहला, कि मतलब निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी में पहली बार भारतीय पद्यात्मक कार्य किया था? हम साला परमात्मा पढ़ रहे थे, सॉरी यार। तो ये थे काशी प्रसाद घोष। तो याद रखना, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ये वाला फैक्ट, तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखना। काशी प्रसाद घोष हैं, पहले वो राइटर हैं जिन्होंने पद्यात्मक कार्य किया, उनके द्वारा रचित द शायर एंड द अदर अदर पोएम्स। ये भी याद रखना, जब ये सवाल पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी कृति थी पहली, तो वो द शायर एंड अदर पोएम्स सन 1830 में प्रकाशित हुई, अंग्रेजी में पहली भारतीय पदात्मक कृति मानी जाती है। तो इसको आप लोग याद रखना। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो सभी जानते हैं, बंगाल गजट था। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया? तो ऊपर आपने देखा था केसरी और मराठा का किया था, तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ जवाहरलाल नेहरू संबंधित थे? तो आपको सभी को पता है, नेशनल हेराल्ड शायद उन्हीं के द्वारा ही शुरू किया गया है, लखनऊ में 1938 में शुरू की गई थी। और ये शायद एक वो जो मुस्लिम है उनका नाम क्या, उस उन्हीं के साथ मिलकर शुरू किया था ऐसा। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपने ऊपर पढ़ चुके हो, बाल गंगाधर तिलक। तो आपने देखा जो समाचार पत्रों बहुत कुछ ऐसा क्लिष्ट, एक सवाल को छोड़ दें कि पहली बार किसने जो है कि इंग्लिश पत्रिका को इंग्लिश में पद्यात्मक कार्य किया था, तो वो उसको छोड़ दें, उसके अलावा आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा था जिसको आपको करने में कठिनाई हो और उसके
द शायर एंड द पोएम्स की, जिसके काशी प्रसाद घोष हैं, यही वो एक सवाल है जिसको आपको कठिन लग कठिन लग सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई सवाल नहीं था जो आप न कर पाते, क्योंकि वो सारे सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हुए हैं। केसरी को कितनी बार पूछा है, महात्मा गांधी के यंग इंडिया को, चाहे वो एनी बेसेंट के न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ हो, सैकड़ों बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं 1857 का विद्रोह। कितना टाइम हो गया? अच्छा, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के नेताओं की पहचान करें। ज्योतिबा राव फूले, ये नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई थी। बिरसा मुंडा शायद ये नहीं थे। नाना साहब थे। तात्या टोपे हैं। तो बी, बी डी, तात्या टोपे, नाना साहब, बी डी ई इसका आंसर होगा। गोविंद धोंधू पंत, जिसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। कि दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी किसके थे? तो वो दत्तक पुत्र अधिकारी जो है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के वो दत्तक पुत्र थे। गोविंद धोंधू पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, 1800 क्रांतिकारी प्रमुख नेताओं में से एक थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी थे। जून 1857 में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इनका वो जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बिठूर यानी कानपुर में हुआ था। आजमगढ़ घोषणा पत्र, जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित है, किस तबके के लोगों को उनकी ज़रूरत पूरा करने से जुड़ा हुआ था? तो ये जो है कि आजमगढ़ घोषणा पत्र 2025 नहीं 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था। अब सोचो, ये विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था। यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि आप लोग हमेशा याद रखना कि आजमगढ़ घोषणा पत्र, जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित था, ये किस मतलब किसने जारी किया था? तो आ सकता है सरकार, तो प्राइवेट, या फिर जो है वो जनता द्वारा, या फिर विद्रोहियों द्वारा। तो आंसर में हमेशा याद रखना केवल एक ऑप्शन इसका होगा कि इसको विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था, जिसमें निम्नलिखित लोगों की ज़रूरतें पूरा करनी थी। क्या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? जमींदारों की ज़रूरतों को पूरा करना था, व्यापारी के, सरकारी कर्मचारी के, कारीगर के, पंडित, फकीर और ज्ञानी व्यक्ति के। और देखना, ये विद्रोहियों द्वारा जारी जरूर किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये विद्रोही जो थे कि वो जमींदारों के खिलाफ है, व्यापारियों के खिलाफ है, वो सिर्फ सीधे आम जनता के साथ। ना, बिल्कुल नहीं थे। वो जमींदारों के हितों की बात करते हैं, व्यापारी के हितों की बात करते हैं, सरकारी कर्मचारी के हितों की बात करते हैं, कारीगर की बात करते हैं, पंडित, फकीर और अन्य ज्ञानी व्यक्ति की बात करते हैं। तो आप ये स्पेशली ये लास्ट वाला लाइन आप याद रखना, पंडित, फकीर और ज्ञानी व्यक्ति की भी बात करते हैं। तो ये मत देखना कि अरे वो विद्रोही लोग हैं तो पंडित, फकीर और ज्ञानी व्यक्ति की बात क्यों करते हैं। नहीं, करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निम्नलिखित में से कौन से कारक 1857 के विद्रोहियों को एक दूसरे से जोड़ते थे? तो अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा, ये तो सभी को पता है, तो ये होना चाहिए। और दूसरा जो है कि अंग्रेज समान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, ये भी सही है कि सभी के राजनीतिक गोल एक ही थे। भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण, भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण नहीं था, सबके अपने अपने दृष्टिकोण थे। तो तीसरा गलत होगा, बाकी जो दोनों हैं वो सही होगा। लेकिन देखिएगा, कुछ समझदार जो है, वैसे इसमें वो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन बहुत आसान सा दिया है, आप आराम से कर लेंगे। 1857 के आंदोलन के दमन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन आर्मी आर्मी पुनर्गठन से संबंधित है? तो वो है पील कमीशन। तो ये पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के दमन करने के बाद। भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया था। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्नलिखित में किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या बोला था? तो वो बोले थे
हीरोज़ ने बोला था कि ये जितने भी वो लड़ रहे हैं सब, उन उन सब में ये अकेली मर्द है, इकलौती मर्द है। इनके बारे में, झांसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि सरकार को इनसे विशेष लगाव होता है, कोई ना कोई सवाल इनसे रिलेटेड आ ही जाता है। तो 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थी। वह सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। तो मणिकर्णिका था, इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना, ये सवाल आ सकता है आपको। इनका विवाह झांसी के शासक गंगाधर राव से हुआ था। ध्यातव्य है कि 18 जून 1858 को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आपको पता है कि मतलब नाना साहब उस समय के लीडर थे, खान बहादुर खान उस समय के लीडर थे, भगत सिंह उसके बाद के लीडर है, कुंवर सिंह तो उसी समय के लीडर थे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, भगत सिंह उसे तैस में आकर के नहीं कि हीरो हैं तो उनको हम मार दें, नहीं, हीरो हैं वो, लेकिन बहुत बाद के हीरो हैं। 1900 मतलब 25-30 के हीरो, मतलब 20 से 30 के दशक के हीरो हैं, तो वो याद रखना हमेशा। अब कौन कहाँ से लड़ रहा था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी, कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, बरेली से खान बहादुर खान लड़ रहे थे, बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली लड़ रहे थे। तो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मिलान करने वाला भी दे देता है। तो बिहार से तो यूजुअली आप लोग मार देते हैं, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली है, तो इसको याद रखना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था, ये सभी को पता है। ब्रिटिश सरकार ने कब भारत पर सीधा प्रशासन करना शुरू कर दिया था? तो ये था सैनिक विद्रोह के बाद इन्होंने शुरू कर दिया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 किसने लिखा था? तो ये लिखना 1857 बीडी सावरकर ने लिखा था। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखा था। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन एस बी चौधरी ने लिखा था। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजुमदार ने लिखा था। 1857 को एस एन सेन ने लिखा था। रिवेलियन 1857 को पी सी जोशी ने लिखा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक अच्छे तो हम कर चुके हैं। ब्रिटिश सरकार ने कब भारत पर सीधा शासन प्रारंभ कर दिया गया? तो जानते हैं, सैनिक विद्रोह के बाद, आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी, प्लासी के युद्ध के बाद से नहीं, पानीपत की लड़ाई के बाद से नहीं, मैसूर के युद्ध के बाद से नहीं, 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, तो उसमें बहुत कुछ इनको मिल तो गया था, ठीक है। लेकिन सीधा शासन नहीं इन्होंने शुरू किया था। जो उसके पहले ही मतलब उसके बाद से जो 1857 होता है सैनिक विद्रोह, उसके बाद से सीधा कंपनी का जो वो शासन रहता है, वो सीधे ब्रिटिश सरकार ले लेती है, कहती कि बहुत हुआ तुमसे, तुमसे नहीं होगा। सैनिक विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सैनिक विद्रोह की शुरुआत जहाँ से हुई थी, वो मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली का नेतृत्व तो आप सभी को पता है, खान बहादुर ने किया था। अभी हमने उधर देखा था कि कौन कहाँ से थे, तो हमें यहाँ से कुछ और देख लेते हैं, एक दो नाम और मिलेंगे। जैसे फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इनका नाम प्रमुख है, तो ये सवाल अक्सर आ जाता है, तो याद रखना। मेरठ से कदम सिंह थे, या जिनको धन सिंह भी बोला जाता है। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, तो याद रखना। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान झांसी है। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था ग्वालियर में।
और ये शादी कहाँ, मतलब रहती कहाँ थी, तो ये झांसी में रहती थी। कवि द्वारा, किस कवि द्वारा 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था? तो मीर तकी मीर जैक नहीं थे, इकबाल नहीं है, इकबाल तो बहुत नए नेता हैं, नए राइटर हैं। गाली भी उन्होंने ही देखा था, लेकिन क्या उन्होंने कुछ लिखा था? 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 10 मई 1857 को मेरठ शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों द्वारा, भाई उन्होंने देखा था, उन्होंने कुछ शायद लिखा उका नहीं है। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किया। वो बिहार का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, जैसे लगता है कि इसके लिए एक सीट फिक्स है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसके साथ मान सिंह ने विश्वासघात किया, बंदी बनाया और अंग्रेजों द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया गया था? तो तात्या टोपे को, जो बार बार ये लोग अपनी वो दूसरों की दोषी दे रहे होते हैं, खुद ही देख रहे हो, यहाँ पर खुद ही विश्वासघात मान सिंह द्वारा किया गया तात्या टोपे को लेकर के। 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम स्वरूप शक्ति का स्थानांतरण कहाँ हुआ था? तो शक्ति का स्थानांतरण हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को। जानते हैं कि 1857 का जब एक्ट वो होता है, तो वो 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद से सरकार वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भाई बहुत हुआ तुम लोग, अब हमें दे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है बहुत हुआ, तुम लोग अपना शासन मुझे दे दो। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व सभी को पता, बेगम हजरत महल कर रही थी। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने और किला छोड़ने पर मजबूर किया गया था? तो ह्यूरोज उसी समय उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन्होंने ही बोला था। 1857 के आंदोलन के दिनों में डंका शाह के नाम से किसे बोला जाता था? तो ये शायद अहमदुल्ला ही हैं, क्योंकि ये ढोल लेकर के डंका पीटते हुए चलते थे। निम्नलिखित में किसने रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर कब्जा करने में सहायता की? तो ग्वालियर पर कब्जा करने में तात्या टोपे ने उनकी सहायता किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। मिलान आप लोग बहुत कर चुके हैं, बहुत पहले ही सारे नेताओं के, अब कुछ बचा नहीं है। कि जैसे नाना साहब कानपुर से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे, शाहमल ये नया नाम है, याद रखना। शाहमल कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। और गुन्नू जो थे, छोटा नागपुर के इलाके में वो थे। अब देखते हैं, अब वो खत्म हो गया। किसान मजदूर तथा जनजातीय आंदोलन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो पाबना विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। पाबना विद्रोह महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, वो पाबना यूसुफ शाही परगना अब बांग्लादेश में पड़ता है। पाबना उधर हुआ था, बांग्लादेश बंगाल का वो विद्रोह था। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था, ये बात हकीकत है। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर में हुआ था, ये बात भी सही है। तेभागा आंदोलन, तीन भाग बांटने वाला आंदोलन जो था वो बंगाल में हुआ था, ये बात भी हकीकत है। विद्रोह के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही सही है? कांगेर जंगल के धनगरों ने पहल की थी, नहीं ये बात सही नहीं है। गांव के थेनार में पहले आरक्षण हुआ, ये भी सही नहीं है। जो आरक्षित कह रहे हैं कि विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये जो सही कथन है, ये 1910 में आरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र 1910 से पहले की योजना के लगभग आधे हिस्से से कम कर दिया गया था। बस्तर विद्रोह 1910, ये किसका? इलाहाबाद हाईकोर्ट में बस्तर का सवाल, चलो ठीक है। सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और आरक्षित क्षेत्रों में सभी को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व नेथनार गांव के एक आदिवासी नेता गुंडाधर ने किया था। गुंडाधर को ब्रिटिश पकड़ने में नाकाम रहे थे। नया नाम है गुंडाधर, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है इसका। इलाहाबाद हाईकोर्ट कुछ कुछ ऐसे सवालों को ले देता है जो कहीं नहीं रहते, खुद जैसे लगता है खुद ही बनाया है। और लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लोगे तुम्हारा हो जाएगा, और ये ऐसा सवाल है, कुछ कम से कम 10 सवाल ऐसे हैं जो हवा नहीं लगने देगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन दोस्तों उन सवालों से आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं होता, आपका रिजल्ट लेकिन ये डिसाइड बात भी है कि उन सवालों से आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, वो बस देखने में वो एक तरीके से रिजल्ट शो डिसाइड पीस वही रहता है। सवालों से होता है जो उसको जो सफल बनाते हैं।
ये सिर्फ वो चर्चा का विषय बनते हैं कि कौन सवाल है, लेकिन देखिएगा तो उनकी संख्याएं बहुत कम रहती हैं, तो इसलिए उनसे डरना नहीं, उनको ऐसे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उनके ऊपर ऐसे पैर रख के जो उचित ऑप्शन लगे कुचल के आगे बढ़ जाना पैर रख के या कुछ और रख है। ये चूँकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास है, के एग्ज़ाम प्रेशर नहीं है। नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के किस कोने में हुई थी, जो शाही धूमधाम और भव्यता के स्थानों से दूर था? ये था नॉर्थ वेस्ट। कूका आंदोलन तो पंजाब से रिलेटेड है, तो ये नॉर्थ वेस्ट ही होगा, याद रखिएगा आप लोग। ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन 1924 में 1914 में हुआ था, जिसके लीड हीरो जतरा भगत थे। ये छोटा नागपुर के उरांव समुदाय में होने वाली कुप्रथाओं को रोकने और जमींदारी नीतियों के विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अनुयायी जो थे महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात की गई है? तो सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की विषय वस्तु क्या है? तो आनंद मठ का विषय वस्तु इसमें जो है चुनार विद्रोह नहीं है, रंगून बीजापुर नहीं है, विष्णु और वीरभूम नहीं है, सन्यासी विद्रोह है। 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ हुई थी? सभी को पता तेभागा आंदोलन बंगाल में शुरू, हाँ बंगाल में शुरू हुआ था, तो याद रखना ये लोग। इसी आंदोलन में किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप में लगान की दर को घटाकर केवल 1/3 भुगतान करने का आह्वान किया था। इस आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह थे तथा भवन सिंह चड्ढा थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भारत सरकार ने नील आंदोलन, बस थोड़ा सा 2 मिनट और बचे। ब्रिटिश भारत सरकार ने नील आंदोलन 1859 में 1860 का एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं। पावना विद्रोह किसान विरोध रैयतवाड़ी प्रणाली की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थी, तो नहीं, ये भी बात सही नहीं। तो सही क्या है? नील आंदोलन 1859-60 में ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। नियंत्रित तरीके से जवाब नहीं था ना ब्रो, जो कि उनके शर्तों के तहत नील उगाने हेतु मजबूर किया गया था, जो कि किसानों के लिए प्रतिकूल हो। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बहुत संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप स्थिति को गंभीरता समझकर सरकार ने नील उत्पादन की समस्या को सुधारने नील आयोग का गठन किया। इसके अलावा पावना किसान विद्रोह 1873-76 में जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन था, न कि रैयतवाड़ी प्रणाली के खिलाफ व्यवस्था के विरुद्ध था। बॉय वाली फीलिंग आ रही है क्या? इसीलिए उसको ले जाके रुक रख। किसको? रहने दे किसको? अब वो बस 2 मिनट में, ये लंबा है। अरे ठीक है दोस्तों, आज अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि सवाल ये इसमें बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक में हम यहीं से अब अगले दिन कल शुरू करते हैं।